प्यारे बच्चों और अपराइज एकेडमी अपराइज परिवार के सारे सदस्यगण, क्लास 11th मैं चाहूँगा तुम लोग भी फ्रंट पे आ जाओ। 11th वाले तुम लोग भी आ जाओ भाई फ्रंट पे। आज फेयरवेल है, कहने को तो बहुत कुछ है, शुरू कहाँ से करें ख़त्म कहाँ करें समझ नहीं आ रहा है। बहुत बातें हैं, लेकिन थोड़े समय में बहुत ढेर सारी बातें नहीं बताई जा सकती। हाँ, लेकिन एक कोशिश की जा सकती है कि कुछ सार्थक बातें हो जाएं। क्योंकि आज फेयरवेल का दिन है, तो आप लोग देखो इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो, बट एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन है। वो ये है कि आज खुशी का दिन है या दुख का दिन है, क्योंकि है तो ये फेयरवेल। क्लास 11th के बच्चे अपने भैया दीदी लोगों के लिए इतना अच्छा, इतना शानदार, मतलब मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। सिर्फ इसलिए मैं कह रहा हूं ये बात क्योंकि ये वो बच्चे हैं 11th वाले जिन्होंने संसाधनों का रोना नहीं रोया कि सर हमारी संख्या बड़ी कम है, हमें कंट्रीब्यूशन ज़्यादा करना पड़ेगा, या ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, या हमारे पास कलेक्शन बहुत कम हुआ, कैसे होगा ये प्रोग्राम, कैसा होगा ये प्रोग्राम। एक बार भी इन सब ने रोना नहीं रोया। सबसे पहले तो इनके लिए एक ढेर सारी ताली बजा दो भाई। और इसलिए भी कि देखो मैं हर इवेंट पे कोशिश करता हूं कि आपको कहानियों के माध्यम से कुछ एक मैसेज दे पाऊं। तो इन्होंने एक बार भी, मतलब ये संयोग है कि मेरी आज की कहानी भी थोड़ी इसी पे आधारित है कि आदमी को परिस्थितियों का रोना नहीं रोना चाहिए। तो इन्होंने एक बार भी नहीं रोना रहा। और देखो मतलब ये फ्लेक्स जो पुराना फ्लेक्स था उसके जस्ट अपोजिट पीछे तरफ है। इस फ्लेक्स को कितने ब्यूटीफुली सजाया है, मतलब मैं आया तो मैं एकदम देखते रह गया भौचक्का कि क्या शानदार फ्लेक्स बनाया। मतलब 3D वाला एक, मैं सही बताऊं कि आप कितना भी प्रिंटिंग करा लो, किसी भी प्रिंटिंग वाले से ये फ्लेक्स छपवा लो, ऐसा फ्लेक्स तो आ ही नहीं सकता। इसमें इन बच्चों की हमको लगता है 10 दिन की मेहनत है, और डेली ये ऐसे लपेट के ले जाते थे, लपेट के ले आते थे, और हम लोग बैठे रहते थे ऑफिस में, समझ में नहीं आता था ये कर क्या रहे हैं। मुझे तो लगता था कि ऐसे कहीं फ्लोर पे बिछाने के लिए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बट आज जब देखे तो इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊं। इसमें इनका इनोवेशन झलक रहा है, इनकी मेहनत झलक रही है, और परिस्थितियां कुछ भी हो उसमें बेस्ट निकाल के देना है, वो निकाल के दिया इन्होंने। रियली मीन्स इसके लिए जितना तुम लोग को मैं आते ही सतीराम सर से देखा, मैंने कहा कि क्या शानदार इन्होंने बनाया है। तो 2-3 चीज, जैसे अभी क्लास 12 की बच्ची आई थी फ्लोर पे, डांस करना चाह रहे थे आप लोग, लेकिन मैंने देखा कि डांस तो सब करना चाह रहे थे, बट कैसा करेंगे डांस, अच्छा होगा खराब होगा पता नहीं। हम डांस करेंगे तो लोग हंसेंगे, क्या करेंगे। लेकिन कुछ लोग उसी में डांस कर रहे थे और सब सिकुड़े जा रहे थे, कोई उधर कोने में कोई उधर में। फ्लोर इतना बड़ा, फ्लोर नहीं एक्सप्लोर कर रहे थे। ये जो अंदर की झिझक, नहीं बेटा झिझक, जो सबसे बड़ी चीज थी वो झिझक है। यही झिझक आपको खत्म करना है। ये जो अंदर की झिझक है ना, इसको खत्म करना है। और ये झिझक कभी देखना, बच्चों के अंदर कोई झिझक नहीं होता। मतलब मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये आपका पहला फेयरवेल है, ऑफिशियल फेयरवेल। इनको लगता है कि इसके पहले किसी का फेयरवेल नहीं हुआ होगा, हुआ नहीं हुआ ना, ये आपका पहला फेयरवेल है। उसके बाद बहुत से फेयरवेल आपको मिलेंगे जीवन में, ये पहला फेयरवेल होता है। 12th का फेयरवेल सभी को याद रहता है। तो यहीं से शुरुआत होती है, जब आपके अंदर जो बच्चा है ना वो धीरे धीरे मरने लगता है। तो मैं ये कहूंगा कि अपने अंदर के बच्चे को कभी मरने मत देना। अगर आप अपने अंदर के बच्चे को मरने नहीं दोगे ना, तो आप कभी किसी काम को करने में शर्म नहीं करोगे। एक बच्चा जो तुतला के बोलता है, उसे नहीं पता वो तुतला के बोलता है। आप
जो लोग सुनते हैं बार बार उसको बोलने के लिए बोलते हैं, वो बोलता है, उसे क्या पता, सामने वाला हंसता है, उसके मजे लेता है, फिर भी वो बोलता है। उसको डांस करने के लिए बोलो, देखो कुछ भी कर देगा। कर देता कि नहीं कर देता बच्चा? क्योंकि बच्चे को ये परवाह नहीं होती है कि लोग क्या कहेंगे। तो अगर जिस दिन आपने ये वाला एक लाइन याद रखा ना कि आप अपने अंदर के बच्चे को मत मरने मत देना, और उसका एक ही है फॉर्मूला कि अगर आपने अपने दिमाग से ये निकाल दिया कि लोग क्या कहेंगे, तो समझो आपका बच्चा आपके अंदर जी रहा है। यही एक लिटमस टेस्ट है। तो अपने अंदर के बच्चे को मरने मत देना। फेयरवेल है, अभी इसके बाद बहुत फेयरवेल मिलेगा आपको। और मतलब सचमुच आप सोचो कि ये एक ऑफिशियल कितने दिन से, ऐसा नहीं कि खाली 11th वाले तैयारी कर रहे थे, क्लास 12th वाले भी तैयारी कर रहे होंगे इस दिन की। क्या पहन के जाना है, कैसे हम लगेंगे, ये मेरा लास्ट डे है, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा दुख, थोड़ी सी खुशी। बट एक बात जाने रहे ना कि लाइफ में आगे आप अब यहां से निकल के जाओगे तो अब आपकी असली जिंदगी शुरू होगी। असली जिंदगी। अभी तक तो आपने 12th कर लिया और हमको लगता है 12th तक इन जनरल सभी चीज़ें हो ही जाती है, मतलब 12th कर ही लेते जैसे तैसे। हो सकता है कोई अच्छे नंबरों से पास हो, कोई टॉप करे, कोई कम नंबर पाए, हो सकता है कोई फेल भी हो जाए। बट जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको हार नहीं मानना है, आपको गिव अप नहीं करना है, कुछ भी हो जाए जीवन में, और आपको अपने अंदर के बच्चे को नहीं मरने देना है। आपको परिस्थितियों का कभी नहीं रोना है। परिस्थितियां जैसी भी मिलें, उन परिस्थितियों में आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, यही आपको ध्यान रखना है। इस पर एक कहानी है छोटी सी। जैसे अभी आप 12th के बाद यहाँ से निकलोगे तो बड़ा एक वैक्यूम सा क्रिएट होगा। कुछ लोग कोचिंग करने कहीं बाहर चले जाएंगे, कुछ CUET का एग्ज़ाम देंगे किसी अच्छे, हो सकता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो जाए, कुछ ये भी हो सकता है कि यहीं आसपास के जगहों पे कहीं एडमिशन ले लेंगे, कुछ हो सकता है कि अभी सोच ही ना पाए कि क्या करेंगे। ये सब होगा। बस उस सब में यही बात ध्यान रखना कि अक्सर आपके मन में ये जो एक्सक्यूज देने वाली भावना आती है, मैं हमेशा देता हूँ कि देखो, काम करने का एक तरीका, जिस तरीके से वो करते हो आप, मतलब सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट जिस तरीके से वो आप काम करते हो वो एक तरीका। और किसी काम को ना करने के कितने तरीके होते हैं, मैंने बताया क्लास में कितने तरीके होते हैं। किसी काम को ना करने के कितने तरीके, इनफाइनाइट, अनंत तरीके हो सकते हैं किसी काम को ना करने के। तो जो एक्सक्यूजेस देते हैं, जो परिस्थितियों का रोना रहते हैं, वो फिर लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाते। किसी ने कहा है कि आदमी पानी में गिरने से या पानी में कूदने से कभी नहीं मरता। मरता है तब है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियां बुरी अच्छी नहीं होती हैं, परिस्थितियां विकट नहीं होती है। विकट तो तब होता है जब आपको उन परिस्थितियों से लड़ने का जज्बा नहीं होता है, तब होता है। एक कहानी, एक राजा रहता है, बहुत राजाओं की एक डायनेस्टी चलती है जिसमें राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। हालांकि अब ये कहानी बदल चुकी है और सुपर 30 का एक डायलॉग भी है कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा। बट एक कहानी के माध्यम से मोटिवेशन है कि राजा, एक डायनेस्टी चली आ रही है और बड़े पराक्रमी राजा उस खानदान में हुए हैं। ये जो अंतिम राजा होता है, ये भी स्वभाव का बड़ा अच्छा होता है और अपने प्रजा को बहुत खुश भी रखता है। बस इसके अंदर एक कमी होती है, ये विकलांग होता है, इसका एक पैर खराब होता है और इसकी एक आंख खराब होती है। हालांकि चूंकि जो ये राजघराना था
इसका बहुत एक ग्लोरियस हिस्ट्री था। तो धन वैभव सब कुछ था, और चूंकि राजा स्वभावतः अच्छा था, भले इसके अंदर कमी थी, तो इसके जो सलाहकार थे, इसके मंत्री, वजीर, सेनापति, सब उतनी ही तन्मयता से शासन को चलाने में इसकी मदद की, और इसकी प्रजा बड़ी खुश थी। तो एक दिन ये अपने राजमहल की गैलरी में टहल रहा था, और टहलते हुए दीवारों पे उसने अपने जो पूर्वज थे, परदादा, उनके पिताजी सबकी फोटो एक लाइन से लगी थी उस डायनेस्टी की। तो वो जो सबसे सीनियर थे उनको देखा, फिर उनके बेटे को, फिर उनके बेटे को, फिर उनके बेटे को, फिर उनके बेटे को, फाइनली उसने अपने पिताजी को देखा फ्रेम में, और सबसे अंतिम जगह देखा तो उसने इमेजिन किया, यार ये तो अंतिम जगह लग रहा मेरी है। और जो जैसा कि मैंने बताया कि उनके सारे पूर्वज जो थे बड़े सूरवीर, पराक्रमी और खूबसूरत थे। ये राजा स्वभावतः अच्छा था, लेकिन चूंकि इसके एक पाँव नहीं था, एक आंख नहीं थी, तो उसे लगा कि यार ये जो अंतिम वाली फोटो आएगी ये तो सबसे खराब होगी, सबसे देखने में बड़ी गड़बड़ लगेगी। सारे इतने पराक्रमी राजा और एक तरफ एक अंतिम राजा जिसके एक पाँव नहीं है और एक आंख नहीं है, मैं कितना भी अच्छा हूँ, लोग तो यही जज करेंगे शायद कि ये अक्षम रहा होगा या जैसा भी रहा होगा। हालांकि वो राजा बहुत अच्छा था। तो बड़ा दुखी हुआ मन में, उसने कहा यार मैं मर जाऊंगा तो मेरे मरने के बाद पता नहीं कौन सी वाली फोटो लगा देंगे लोग। एक काम करते हैं, कोई तो होगा मेरी प्रजा में ऐसा जो मेरी एक ऐसी फोटो बनाएगा जो बड़ी अच्छी होगी, बड़ी खूबसूरत होगी, और मैं उसको खूब इनाम दूंगा। तो उसने अपनी प्रजा में घोषणा करवा दी कि देखो भाई, जो मेरी एक अच्छी सी खूबसूरत सी फोटो बनाएगा वो जितना धन वैभव मांगेगा मैं उसे पुरस्कृत करूंगा। पूरे प्रजा में उसने मुनादी करा दी। गंभीर समस्या, बड़े चित्रकार थे उसकी प्रजा में, जितने भी कलाकार चित्रकार थे सब सोचे कि अब क्या करें, राजा का चित्र बनाना और अच्छा भी होना चाहिए। कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। सब सोचे कि यार बनाने जाएंगे तो राजा के पैर नहीं है, आंख नहीं है, बनाएंगे तो वो तो बनाना पड़ेगा, झूठ दिखा नहीं सकते। तो चूंकि राजा सच्चा है तो अगर हम सच्ची चीज बनाएंगे तभी वो खुश होगा। झूठा अगर हम बनाएंगे कि उसके टांग नहीं, हम टांग बना दिए, उसकी आंख नहीं, उसकी आंख बना दिए, तो पक्का है कि राजा उसमें खुश नहीं होगा। और अगर खराब चित्र बना दिया तो भी खुश नहीं होगा। तो ये बड़ी समस्या है, कैसे अच्छा चित्र बनाया जाए। तो ये बड़ी विकट समस्या थी। कोई चित्रकार नहीं आगे आया, किसी हिम्मत नहीं हुई कि क्या करें और उस राजा का चित्र बनाएं। ये एक परिस्थिति दे दी गई उन चित्रकारों के सामने जो बड़ी विकट परिस्थिति थी कि अब क्या करें। उन चित्रकारों में से एक युवा चित्रकार जिसने हिम्मत जुटाई और वो दरबार में आया, कहा महाराज मैं आपका चित्र बनाऊंगा। जितने अनुभवी चित्रकार थे, बड़े चित्रकार थे, वो बड़ी उसमें पड़ गए, सकते में पड़ गए। यार देखो, ये तो हम लोगों के पास इतना अनुभव, ये तो कल का बच्चा आया है और ये तो कह रहा है कि मैं आपका चित्र बनाऊंगा। तो राजा बहुत खुश हुए कि कम से कम किसी ने तो हिम्मत जुटाई। और उस युवा चित्रकार ने उस राजा की बहुत ही बेहतरीन चित्र बनाई। ऐसा चित्र बनाया जो चित्र अभी तक के जितने चित्र टंगे थे उनमें सबसे खूबसूरत चित्र था। आप सोचो कि उस चित्रकार, उस युवा चित्रकार ने परिस्थितियों का रोना नहीं रोया, सोचा, दिमाग लगाया। जैसे आपको सवाल मिलता है ना, सेट ऑफ कंडीशन दिया होता है और उस सेट ऑफ कंडीशन में आप बेस्ट क्या कर सकते हो वो आपको सोचना है। मतलब आपके पास जो है, मैं बार बार कहता हूं, जो है, जैसा है, जैसी परिस्थितियां हैं आपके पास। आप छोटे शहर में हो, आपके पास स्कूटी नहीं है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास उतने संसाधन नहीं है, ये सब कुछ नहीं, जो है उसमें बेस्ट क्या कर सकते हो वो सोचना है। और ऐसा ही उस बच्चे ने सोचा, उस कलाकार ने। और मालूम है उसने चित्र जो बनाया वो सबसे खूबसूरत कैसा था? उसने जो चित्र बनाया उसमें जो राजा था, उस राजा को युद्ध के मैदान में दिखाया, जो एक घोड़े पे सवार था। वही राजा युद्ध के मैदान में जो एक घोड़े पे सवार था और
एक धनुष तीर लेके निशाना लगा रहा था दुश्मन पे। तो आप सोच लो कि जब वो घोड़े पे बैठा था तो उसकी एक टांग फ्रंट में और दूसरी टांग घोड़े के दूसरी तरफ तो नहीं दिख रही थी। कुछ भी गलत उस चित्रकार ने नहीं बनाया। और जब आप निशाना लगाते हो तो जनरली एक आंख क्या करते हो, बंद करते हो ना। तो उसकी एक आंख खराब थी, निशाना लगाया तो एक आंख राजा का उसने बंद दिखाया। वो चित्रकला उसने उकेरी और जो सबसे बेहतरीन चित्र हुई और राजा बहुत खुश हुआ और उसने उसको जो इनाम माना वो दिया। ये है परिस्थितियों का ना रोने का फल। तो जीवन में ऐसे बनो, ऐसे इनोवेशन करो कि जो भी आपको परिस्थितियां मिले, जो भी चैलेंज मिले, जस्ट एक्सेप्ट दैट चैलेंज। उस युवा कलाकार ने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया, बाकी में किसी ने तो हिम्मत भी नहीं की, जबकि उससे बड़े बड़े कलाकार थे। तो आप अभी युवा हो, आप सारा रिस्क ले सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। बस जरूरत वही है कि अपने अंदर के बच्चे को मत बदल देना कि लोग क्या सोचेंगे, ये वाले फंडा से बचे रहना। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि लोग क्या सोचेंगे। इस लाइन में बड़ा ये सेंसिटिव बात है, ये जो मैं बार बार कहता हूं कि लोगों को अपने अधिकार पता होते हैं लेकिन कर्तव्य नहीं पता होते हैं। ऐसी एक बड़ी सेंसिटिव लाइन है कि लोग क्या सोचेंगे, ये एकदम सही है, बट ऐसे में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं कर देना है जो एक्सेप्टेबल भी नहीं है, ये भी ध्यान देना है। ये मैं सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं कि आपको कहीं से हीन भावना लगे या आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो या आपको आपकी असफलता से डर लगे, उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं। तो वो आपको नहीं करना है। तो आप जीवन में अगर आगे बढ़ना है, यहाँ के बाद आप जा रहे हो अपराइज के बाद, जो भी अपराइज से आपने सीखा है उस सीख में इस सीख को भी इंक्लूड कर लेना कि आगे जो भी करना है उसमें हम कभी परिस्थितियों का रोना नहीं रहेंगे। जो आपको बेस्ट मिलेगा उसी में आप क्या बेहतर कर सकते हो जीवन में, वो करने की कोशिश करना। हालांकि मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आप ये कोशिश मत करना कि आपकी परिस्थितियां बेहतर हों, मतलब आप ये बहुत एक्शन रिएक्शन जैसा ही है। आप उस गिवन सर्कमस्टांसेस में बेस्ट करोगे, फिर कुछ बेस्ट होगा और आपकी परिस्थितियां सुधरती जाएंगी। तो परिस्थितियों का रोना नहीं रोना है, आपको यहाँ के जाने के बाद आपस में कनेक्टेड रहना है। एक और चीज़ मैं देखता हूँ कि जनरली मतलब अभी कुछ जो हमारे बच्चे यहाँ से पास किए, हर साल हम लोग एक फेयरवेल पार्टी देते हैं। तो जब बच्चे आते हैं एक दो तो उनसे पूछते हैं हम लोग कि अच्छा उसका क्या हाल है, उसका क्या हाल है। सर नहीं पता। मतलब इवन आप लोग आपस में भी बहुत कनेक्टेड नहीं रहते हो। मालूम क्यों? क्योंकि आप में कोई सफल हो जाता है और कोई असफल रहता है। तो जो सफल बन गया उससे जो असफल है वो टूली अपना छुड़ा लेते हैं कि अरे यार उससे कैसे बात करें, वो तो नीट में सेलेक्ट हो गया, वो तो इंजीनियरिंग कर रहा है, मैं तो सेलेक्ट ही नहीं हुआ, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। तो ये जो फ्रेंड सर्किल है अभी क्लास 12 तक की, मैं कहता हूँ अभी भी मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना वो 12th क्लास के पहले वाले हैं। क्योंकि इसके बाद अब जो आपकी दोस्ती बनेगी, एक बात याद रखना, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ 45 ईयर्स का, कि इसके बाद के पायदान में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो जो आपकी अब दोस्ती बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ पर आधारित होगी। ये बात जान लेना। कौन कितना काम का है आपके लिए, कौन कितना काम आ सकता है आपके लिए, उसी पे आधारित होगी। किसकी दुकान है, किसका रेस्टोरेंट है। मैं बहुत फैक्ट बता रहा हूं आपको। थोड़ा और आगे बढ़े, नौकरी पा गए तो यार अच्छा ये एसडीएम है, अच्छा ये तो डीएम है, इसका भाई, अरे इसका भाई तो नेता है। तो सारी फ्रेंडशिप इसके बाद जो आने वाली है, जैसे जैसे आप ऊंचे पावदान पे बढ़ते जाओगे इनफैक्ट, तो आपका सारा फ्रेंडशिप जो है वो स्वार्थ पर आधारित होता है। मतलब किससे क्या मिलना है उसके आधार पे आप किसी के सामने दुख खिलाते फिलोगे या किसी से अकड़ से बात करोगे, सब कुछ ये डिसाइड करता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा सब करोगे, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मेरी बात से सब सहमत भी होंगे जो अनुभवी हैं। अभी तो आप उस पीढ़ी में हो ही नहीं। यहाँ जो आगे की रो में बैठे हैं लोग इस बात से बहुत इत्तेफाक रखेंगे कि इसके बाद की जितनी दोस्ती है वो सब स्वार्थपरक होगी। कौन कितने काम का है उस हिसाब से दोस्ती तय होगी। अभी वाली दोस्ती ये वाली नहीं है। इसमें से कोई हो सकता है आईएएस बन जाए, कोई नेता बन जाए, कोई बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून हो जाए, बट ये जब मिलेंगे तो बिट सेम फीलिंग,
क्योंकि अभी आज तो कोई नहीं है ना आप में से आईएएस, कोई नहीं इंजीनियर, कोई नहीं डॉक्टर, कोई नहीं नेता, कोई सफल नहीं, कोई असफल नहीं, सब एक जैसे हो। ये वाली जो सर्किल है छोड़ना मत, ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं आपके। तो कम्युनिकेशन कभी गैप नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप नहीं रखोगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, ये भी जानते रहना। क्योंकि मतलब मैं अपना पर्सनल बताऊं, क्लास 12th का मेरा जो नवोदय, मैं नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूं, तो मेरी 12th की जो नवोदय की बैच थी, मतलब 3rd बैच था, सतीराम भैया यहाँ जानते हैं, तो जो हमारे टीचर्स थे वो हमारे बैच को वर्स्ट बैच बोलते थे, सबसे खराब बैच। मालूम है क्यों? क्योंकि मेरी ऊपर वाले बैच में, जस्ट इमीडिएट ऊपर वाला जो 96 बैच था, 97 में पास किया था, तो 96 वाला जो बैच था उसको, उसमें 7-8 IITian थे मेरे जस्ट ऊपर वाले में, और मेरा जो जस्ट जूनियर बैच था उसमें भी 7-8 IAS थे, IITian थे, और मेडिकल में थे, और उसमें तो अभी एक IAS हो गया था, मेरा जस्ट जूनियर वाला है, उसमें एक IAS था, एक इंडियन एक्सप्रेस में नेशनल हेड था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसने, IIT मुंबई से करने के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसने जर्नलिज्म में किया था। तो मतलब ऊपर वाले बैच भी एकदम भरे पड़े थे, नीचे वाला भी बैच भरा पड़ा था, और हमारा बैच वर्स्ट बैच था। बट हमारे बैच की सबसे बड़ी खूबी जानते हो क्या थी? वी आर स्टे कनेक्टेड। आज भी हमारा जो बैच का 12th वाला जो वो बैच है, मतलब गाहे बगाए हर 15 दिन पे, 20 दिन पे हम लोग ऐसे वीडियो कॉल पे सब एक साथ हो जाते हैं, और उसमें सब कोई अच्छे पे, कोई बुरे पे, कोई बहुत खराब पे, सब कनेक्टेड है। बट जो वो मोटिवेशन मिला ना, मैं आपको एक दूसरा पहलू बताऊं, वो ये कि हमसे सीनियर और जूनियर वाले में वो जो 8-10 हैं बहुत अच्छा कर लिए, ठीक है, बट 80 का बैच हुआ करता था, बाकी क्या कर रहे हैं नहीं पता, बहुत बड़ी खाई है। मतलब जो सफल हो गए तो बहुत सफल हो गए, और जो असफल रहे वो बहुत असफल रहे। कोई किसी का बहुत सहारा नहीं बना, या कोई किसी को देख कर मोटिवेट होकर आगे नहीं बढ़ा। बट हमारे बैच में ऐसा रहा खासियत कि हम में से, हमारे बैच में कोई IITian नहीं है, हमारे बैच में कोई प्रॉपर इंसान वाला डॉक्टर नहीं है, 2-3 घोड़े वाले डॉक्टर हैं, मतलब वेटनरी वाले हैं, हम लोग घोड़े वाले डॉक्टर बोलते हैं। होम्योपैथिक वाले डॉक्टर हैं, कोई एलोपैथ वाला डॉक्टर नहीं, सोचो हमारे बैच में कोई IAS नहीं है। बट तुम लोगों को बताएं कि मेरे बैच में सक्सेस रेट देखेंगे, सब अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं है, बहुत पैसा नहीं है, बट इतना है कि वो अपनी सारी नीड्स को पूरी कर रहे हैं, अपने परिवार की सारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और कोई मदद मांगे तो मदद भी दे रहे हैं। ऐसे हैं, ऐसा है मेरा बैच क्लास 12th का। वो मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम, कारण भी बता रहा हूं, वो सबसे बड़ा कारण था कि जो हम भ्रष्ट बैच थे, वो भ्रष्ट इसलिए थे कि हमें बड़ा मेल भाव था, और वो मेल भाव आज तक बना है। वो जो कम्युनिकेशन आज तक बना है, जिसकी देन है कि हम एक दूसरे से इंस्पायर्ड हुए। कोई कहीं फिसला तो उसे कोई संभालने वाला था, कोई कुछ आगे बढ़ाने वाला था, मतलब कोई आगे बढ़ गया तो पीछे वाले को खींच लेने वाला था। वो इसलिए क्योंकि वो जो फ्रेंडशिप थी ना, वो तब की थी जिसमें कोई स्वार्थ या कोई मिलावट नहीं था। और आज भी जब हम मिलते हैं तो उसी पुराने वाले अंदाज में, मतलब जो हमको तुम इतना सीरियस देखते हो, या मैं उतना थोड़ा, मैं मतलब बच्चों के सामने वो रहता हूँ, बट वहाँ जब उनके साथ मिलता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मतलब ठीक है मैं टीचर हूँ। तो ये वाला जो फेयरवेल है इसको भूलना नहीं, और ये जो सर्किल है इसको भूलना नहीं। स्टे कनेक्टेड, आपस में एक दूसरे के सुख दुख में बातचीत करते रहना, और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहना। यकीन मानो आप में से सब अच्छा करोगे, ये पक्का है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब डॉक्टर बन जाओ, सब इंजीनियर बन जाओ, सब IAS बन जाओ। मैं बार बार कहता हूँ, मतलब वो कौन सा 3 इडियट वाला डायलॉग है ना, पैंचो, मतलब ये सचमुच जीवन की हकीकतें हैं। हालांकि ऐसे एग्जाम्पल कम हैं, बट वो एग्जाम्पल बढ़ाओगे कौन? तुम ही लोग तो बढ़ाओगे। वो तब बढ़ाओगे जब ये बेसिक चीज समझोगे
और वो बेसिक चीज़ें यही है जो मैं बता रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी बातें जो शायद हम जानते हैं लेकिन जीवन में उतार नहीं पाते हैं। वो वही है, फिर से बच्चे के अपने अंदर के जो बच्चे हैं उसको मरने देना, उस बच्चे को मरने मत देना, अपने अंदर की संवेदना को मरने मत देना, संवेदनहीन मत होना, हमेशा हेल्पिंग हैंड के रूप में लोगों के सामने खड़े रहना। मस्ती मजाक सब अच्छा है, बट कभी झूठे मत होना, मतलब ऐसा काम मत करना जिससे किसी का नुकसान हो। पीठ पीछे किसी के लिए गड्ढा मत खोदना। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको करनी है जीवन में। तो एक तो परिस्थितियों का नहीं रोना है आपको यहाँ से निकलने के बाद, ये ध्यान रखना। तो अपराइज की ये सीख बहुत जरूरी है, बहुत मुझे लगता है कि आपको जीवन में आगे ले जाएगी, और आपस में कनेक्टेड रहना। और उसके अलावा एक जो दूसरी चीज है वो ये है कि कुछ भी यहाँ से लेके मत जाना, और जो लेके जाना वो अच्छी चीजें लेके जाना। मतलब अभी अपराइज में जब तक आप रहे होंगे तो बहुत सी अच्छी यादें होंगी, बहुत सी बुरी यादें होंगी। दुर्भाग्य ये है कि हमको बुरी यादें ज्यादा याद रहती हैं और अच्छी यादें कम। मतलब जब कभी किसी के बारे में आप सोचो, किसी के पर्सनालिटी को याद करते हो, किसी ने आपको दुखाया है, आपको सताया है, तो आपको वो सताना याद रहता है एक बार का, लेकिन 10 बार उसने आपको पुचकारा है वो नहीं याद रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। और एक जो सबसे बड़ी चीज है कि अपने जीवन में नेगेटिविटी नहीं लाना, ओवर थिंकिंग से बचना है। ये दूसरा जो मैं बता रहा हूं आपको, पहला परिस्थितियों का रोना नहीं रोना है, और दूसरा ओवर थिंकिंग से बचना है, जो आप जैसे बच्चों में बहुत होता है। ओवर थिंकिंग समझते हो क्या होता है? जरूरत से ज्यादा सोचना। पढ़े नहीं है, एग्जाम में पेपर टफ आ गया, छूट गया पेपर, पेन नहीं चल रहा है, फेल हो गए, पापा मार रहे हैं, मम्मी गाली दे रही है, सर क्या सोचेंगे, लाइफ क्रैश। ओवर थिंकिंग से बचना है, हम सब के लिए, हम सब के लिए। ओवर थिंकिंग की एक बड़ी बड़ी खासियत जानते हो क्या है? ओवर थिंकिंग में आप में से अगर, मुझे नहीं लगता है कि बहुत बार ऐसे समय आते हैं जब दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, वही ओवर थिंकिंग है। जब हम चेन बनाने लगते हैं, और जब भी चेन बनाते हैं तो नेगेटिविटी ही आती है। कोई है इसमें जिसके दिमाग में इस तरह की ओवर थिंकिंग आई है? तो सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आते हैं। दीवार गिर गई तो क्या होगा, कल बारिश आ गया तो क्या होगा, जा रहे हैं टाइम कम बचा, अरे यार बस नहीं समय पे मिली तो क्या होगा, ट्रेन पहुंचना है, अरे ट्रेन छूट गई तो क्या होगा। मतलब जब आप ओवर थिंकिंग करते हो किसी चीज को लेकर के, तो ज्यादातर नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। इस पे भी एक कहानी है। कहानी इसलिए बता रहा हूं कि ये बात तुम भूल जाओगे, बट कहानी अगर याद रखोगे तो थोड़ा सा चीजें आपको ध्यान रहेंगी। तो जीवन में ओवर थिंकर नहीं बनना भाई। फ्यूचर में नहीं जीना है, पास्ट में नहीं जीना है, कहाँ जीना है? प्रेजेंट में जीना है। तो जब आप प्रेजेंट में जियोगे तो ओवर थिंकिंग नहीं करोगे। ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, ऐसा है तो ऐसा है। प्रेजेंट की बात करें, क्लियर नहीं आता। एक अंकल जी थे और आप ही जैसा एक बच्चा था, ट्रेन में सफर कर रहे थे। ओवर थिंकिंग की एक कहानी है, ध्यान से सुनना। आप जैसा ही एक बच्चा था और एक अंकल जी ट्रेन में सफर कर रहे थे, और क्योंकि कहानी जिस कहानीकार ने लिखा होगा थोड़े पहले समय की, तब स्मार्ट वॉच नहीं आता था, तो ये जो नॉर्मल वाली वॉच है, गोल्डन कलर की वॉच अंकल जी पहने थे अपने हाथ में, और उनके सामने एक बच्चा बैठा था। दोनों लोग ट्रेन में बैठे थे, ट्रेन चल रही थी, तो क्लियर नहीं आ रहा, बच्चे को कहीं जाना था। ट्रेन जब कुछ दूर आगे बढ़ी तो बच्चे ने पूछा, अंकल क्या टाइम हुआ है?